मुगल सरदार तरबियत खान मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब के सामने झुककर बड़े अदब से कह रहा था, जहांपना, आप सिर्फ हमें हुक्म दीजिए, इन मराठों को हम सबक सिखाएंगे। जान की बाजी लगाकर उन्होंने हमारी लूटी हुई सारी दौलत वापिस लाकर आपके पाक कदमों में रख देंगे। आप सिर्फ हमें इजाजत दे आलमपना। तरबियत खान को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और वह जोश से बिल्कुल भरा था। उसकी यह बातें सुनकर औरंगजेब को बड़ा अच्छा लगा और उसने अपना हाथ उठाकर तरबियत खान को इस बात की इजाजत दे दी। दोस्तों, यह घटना दिसंबर साल 1702 में घटित हुई थी। इस कहानी की प्रेरणा मैंने इतिहासकार निनाद बेडेकर द्वारा लिखी हुई गजकथा इस किताब से ली हुई है। कड़ाके की ठंड थी। महाराष्ट्र में पूना के पास मुगल फौज ने मराठाओं के किले कोंडाना यानी सिंहगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। हमीदुद्दीन खान, तरबियत खान, मतलब खान, महाबत खान आदि मुगलों के कई सारे बड़े बड़े सरदार वहां पर अपना डेरा डाले हुए थे। मुगल सैन्य की तादाद वहां पर बहुत ज्यादा थी। उस वक्त सिंहगढ़ किले पर मराठा फौज की तादाद बहुत ही कम थी और मराठाओं के पास किले पर अनाज, असला बारूद और अन्य सैन्य सामान भी बहुत कम मात्रा में था। मुगलों ने किले पर जाने वाली रसद को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। सिंहगढ़ का किला अब मराठे ज्यादा दिनों तक नहीं संभल पाएंगे और जल्द ही उसे मुगलों के हवाले कर देंगे, ऐसा माहौल बना हुआ था। मुगल सरदारों में हमेशा औरंगजेब की नजरों में आने की होड़ लगी रहती थी। बादशाह से तरक्की पाने के लिए हर एक सरदार कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो उनमें से एक दो जोशीले मुगल सरदारों ने औरंगजेब को यह खबर दे दी कि अब कुछ 2-4 हफ्तों की ही बात है और किले कोंडाना पर यानी सिंहगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो जाएगा। पुणे के पास रहा कोंडाना यानी सिंहगढ़ का किला बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इस किले पर कब्जा होने का मतलब पूरे पूना शहर और आसपास के इलाके पर कब्जा होना। तो इस खबर से बड़ा ही खुश हुआ औरंगजेब खुद किले कोंडाना के पास आकर रुका था। कोंडाना किले पर मुगली परचम को लहराने का नेक काम वह खुद ही अपने हाथों से करना चाहता था। इस अकेले कोंडाना किले ने मुगलों को बीते कई सालों से परेशान करके रखा था। मुगलों की नाक में दम कर कर रख दिया था। तो फिर खुद बादशाह औरंगजेब सिंहगढ़ के पास आया था। इसलिए सारी मुगल फौज में एक नया ही जोश आ गया था और इसी खुशी में सारी मुगल फौज उस कड़ाके की ठंड में रात को चद्दर तानकर सो रही थी। हर मुगल सिपाही को यही लग रहा था कि इतनी बड़ी हमारी फौज यहाँ पर है, अगर मैं अकेला सो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी के लोग तो है, वो तो जागते ही होंगे। और ऐसी ही सोच हर एक मुगल सिपाही की थी और इसी वजह से कुछ चुनिंदा पहरेदारों को छोड़कर लगभग सारी की सारी मुगल फौज बड़े आराम से खर्राटे ले रही थी। आधी रात में सिंहगढ़ किले का दरवाजा बिल्कुल धीरे से खुल गया और लगभग 50-60 मराठा सैनिक अंदर से चुपचाप बाहर आए। उन्होंने काले कंबल ओढ़ रखे थे। यह मराठाओं का हमेशा का काम था। दिन में मराठे मुगलों के घेरे की कमजोर बाजू को देख लेते थे और रात में चुपके से छिपके से आकर नीचे उतरकर मुगलों पर अचानक छापा डालकर उनका अनाज, कपड़े, घोड़े, हथियार और जो भी उनके हाथ लगे वह सब लेकर बड़ी तेजी से वापस किले में छुप जाते थे। जब तक मुगलों की फौज संभल जाती तब तक मराठे उनका सामान चुरा कर किले पर पहुंच भी चुके होते। मुगलों ने कोंडाना किले के चारों तरफ से नाकेबंदी कर कर अनाज बंद कर दिया था। तो अब मराठा सैनिक बीते कई महीनों से मुगल फौज से ही अनाज, हथियार, कपड़े और सामान चुरा कर उस पर ही अपनी गुजर बसर कर रहे थे। अगर यह बात ऊपर वाले मुगल अधिकारियों को पता चली तो उल्टा उन्हें ही डांटेंगे। इस डर से मुगल सैनिक मराठाओं के छापों की खबरें दबा देते थे और इसी कारण से मराठों का धंधा बड़ा अच्छा चल रहा था। अपने इस रोज के धंधे में मराठा सैनिक इतने माहिर हो गए थे
कि अब वह रात के अंधेरे में पलक झपकते ही मुगलों पर छापा डालते थे और पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। लेकिन इन कोशिशों में कभी कभार उनकी छोटी मोटी लड़ाइयां मुगलों से भी हो जाती थी और दोनों तरफ के कुछ लोग इस झड़पों में मारे जाते थे या फिर जख्मी हो जाते थे। लेकिन फिर भी यह सिलसिला जारी था। घेरा डाले हुए मुगल फौज से ही लूटे हुए अनाज, हथियार, घोड़े, कपड़े और बाकी सामान पर मराठाओं की बड़ी मौज चल रही थी। आज भी यह 50-60 मराठा सैनिक बिल्कुल दबे पांव से छिप छिप कर चुप चुप कर नीचे उतरे। लेकिन गलती से आज वह खुद मुगल बादशाह औरंगजेब के शाही डेरे के पिछले इलाके में पहुंच गए। उस इलाके में ज्यादा पहरेदार नहीं थे। उन मराठा सैनिकों को उस जगह पर मुगलों के 3 शाही हाथी दिखे। यह बड़े ही खास हाथी दिख रहे थे। वहां के मुगल लोग भी बड़े आराम से सो रहे थे। तो इन मराठों ने ये 3 हाथी चुरा लेने का निश्चित किया। तो फिर उन्होंने दबे पांव से उन हाथियों की रस्सियां तोड़ी और उनके माहुतों को धमकियां देकर उन्हें जगाकर तलवार की नोक पर उन्हें रखकर उन्हें हाथियों के साथ तेजी से भगाते हुए वह वापस किले पर भागे। वह हाथी चिंगाड़ने भी लगे थे, जिसके कारण मुगल फौज के समझ में यह बात आने लगी थी। लेकिन जब तक मुगल फौज संभल पाती तब तक उन हाथियों को लेकर तेजी से भगाते हुए वह 50-60 मराठा सैनिक किले के हाथी दरवाजे तक पहुंच भी गए थे। सिंहगढ़ किले का हाथी दरवाजा खोल दिया गया और हाथी किले के अंदर गए और दरवाजा फिर झट से बंद किया गया। मुगलों के 3 शाही हाथी चुरा कर लाने की वजह से किले पर बड़ी खुशी का माहौल था। वह शाही हाथी बड़े ही महंगे थे और खुद बादशाह औरंगजेब ने एक सौदागर को बड़ी मोटी रकम देकर उन्हें खुद चुनकर खरीदा था। हाथियों के नाम भी बादशाह औरंगजेब ने खुद ने ही रखे थे। उन हाथियों के नाम थे मनपसंद, सूरज सुंदर और दुश्मन कुश। दूसरे दिन सुबह पूरे कोंडाना सिंहगढ़ किले पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। बंदूकें और तोप दागकर अपनी खुशियां जता रहे थे। और इधर मुगलों के डेरे में बादशाह औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया था। वह सबको डांट रहा था, झाड़ रहा था। मराठाओं के साथ पिछले लगातार 20 सालों से मुगल सरदार लड़ रहे थे। तो उन सरदारों को अब औरंगजेब के ऐसे गुस्से की बड़ी आदत हो गई थी। उन पर औरंगजेब की डांटने का कोई भी असर ही नहीं हो रहा था। किसी बेशर्मों की तरह वह सारे लोग अपनी गर्दनें झुकाकर बिल्कुल चुपचाप रहकर औरंगजेब से गालियां सुन रहे थे, जैसे मानो औरंगजेब उनकी तारीफें कर रहा है। इन हाथियों की वजह से कोंढाना किले पर पहले तो बड़ा ही खुशी का माहौल था, लेकिन जल्द ही मराठाओं को अपनी गलती का एहसास हो गया। हाथी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दुश्मन के हाथी चुराना तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर हाथी के देखभाल में अगर कोई भी कमी रह गई तो लक्ष्मी बद्दुआ देती है, ऐसी उस वक्त की मान्यता थी। और ये बादशाह औरंगजेब के शाही हाथी थे, जो कि खाते समय रुकते ही नहीं थे, खाते ही जा रहे थे। वह खूब चारा खाते थे, खूब अनाज खाते थे। केवल 5-6 दिन में ही इन 3 हाथियों ने किले पर रहा बहुत सारा अनाज और चारा हजम कर लिया था। वैसे भी किले पर राशन की बहुत तंगी थी। कुछ दिन अगर यह हाथी अगर किले पर रुक जाते तो सारे घोड़ों को और लोगों को भूखा ही मरना पड़ता था। अब वह 3 शाही हाथी यानी मराठाओं की गले की हड्डी बन चुके थे, जो ना निगलने बनती थी, जो ना उगलने बनती थी। उस वक्त पर कोंडाना किले पर किलेदार सरसेनापति धनाजी जादव के एक चचेरे भाई थे और किले के दीवान जी थे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बालाजी विश्वनाथ भट्ट एक बेहद ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनकी और एक पहचान है, वह पहचान है कि वह पेशवा बाजीराव के पिता थे। वही पेशवा बाजीराव, वही अपने मस्तानी वाले बाजीराव। तो फिर किलेदार जादव ने यह निर्णय ले लिया कि वह उन हाथियों को वापस छोड़ देंगे। लेकिन दीवान जी रहे बालाजी विश्वनाथ ने उन हाथियों से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरकीब ढूंढ निकाली। मुगलों के गुट में तरबियत खान नाम का एक बहुत ही बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला मिजाजखोर सरदार था और तरबियत खान के बारे में औरंगजेब की राय बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। औरंगजेब तरबियत खान को एक निकम्मा और नालायक सरदार मानता था। उससे वह खफा था और तरबियत खान था कि जो कुछ भी कर कर औरंगजेब को खुश करना चाहता था। बालाजी विश्वनाथ मुगलों की अंतर्गत राजनीति को भली भांति जानता था,
तो फिर बालाजी ने अपना एक आदमी तरबियत खान के पास भेज दिया और तरबियत खान को यह संदेश पहुंचाया कि देखो, हम तुम्हें औरंगजेब को खुश करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर तुम हमें 25,000 रुपये दे दो तो उसके बदले में हम वह 3 शाही हाथी तुम्हारे हवाले कर देंगे और इसके बारे में तुम पर कोई आँच न आए, इसलिए हम आपके साथ लड़ाई का एक झूठा मूठा नाटक भी रचेंगे और उसके कारण आपकी बहादुरी भी साबित हो जाएगी। वैसे 25,000 रुपयों की रकम तरबियत खान के लिए भी एक बहुत बड़ी मोटी रकम थी, लेकिन औरंगजेब को खुश करने के लिए यह एक बढ़िया मौका था और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था और तरबियत खान इस योजना के लिए झट से राजी भी हो गया। तो फिर मराठाओं का और तरबियत खान का सौदा पक्का हुआ और अगले ही दिन तरबियत खान अपना सीना बिल्कुल तानकर औरंगजेब के सामने गया और उसने औरंगजेब को बताया कि उन शाही हाथियों को छुड़ाने की उसने अपने जासूसों से मिलकर एक बढ़िया योजना बना ली है और उस योजना को अमल में लाने के लिए उसको सिर्फ 200 लोगों की जरूरत है। तो औरंगजेब उसे उस योजना को अमल में लाने की इजाजत दे दे और औरंगजेब तरबियत खान की बहादुरी और बुद्धिमानी को देखकर बड़ा ही खुश हो गया था और उसने तरबियत खान को बड़ी खुशी से इजाजत भी दे दी। और फिर रात के अंधेरे में केवल 200 सिपाहियों को लेकर तरबियत खान ने कोंडाने पर रात में ही धावा बोल दिया। तरबियत खान का यह दुस्साहस देखकर बाकी के सरदारों की तो भौवें ही चढ़ गई थी। इतने सालों में उन्होंने कभी भी मराठाओं के खिलाफ ऐसी जुर्रत करने की सोची भी नहीं थी। रात के वक्त केवल 200 सिपाहियों के साथ हमेशा चौकन्ना रहने वाले मरहट्टों के किले पर चढ़ाई करना यानी सिर्फ खुदकुशी करने जैसा ही था। तरबियत खान पगला गया है, खुद भी मरेगा और 200 लोगों को भी बेवजह मरवाएगा, इस बात का बाकी के मुगल सरदारों को पूरा यकीन था। या फिर ऐसा भी होगा कि यह लंबी लंबी छोड़ने वाला तरबियत खान बीच में ही भागकर आएगा और बादशाह के सामने खुद की ही बड़ी बेइज्जती करवा लेगा। तरबियत खान की इस बेवकूफी से भरी योजना में उसका किसी ने भी साथ नहीं देना चाहा और आखिर तरबियत खान जो चाहता था वही हुआ। उसे इस मुहिम पर अकेले ही जाना पड़ा। अब तरबियत खान कहाँ रुकने वाला था। वह रात के काले घने अंधेरे में 200 सिपाही लेकर निकल भी पड़ा। बाकी के सारे मुगल सरदार अपना मुंह खुला रखकर अपनी आंखें फाड़कर कोंडाना पर आंख लगाए हुए बैठ गए और थोड़ी ही देर में कोंडाना किले के ऊपर से हर हर महादेव की नारे गूंज उठी और इसके साथ ही दिन दिन आलम और अल्लाहू अकबर की युद्ध घोषणाएं भी आसमान में गरज रही थी और इसके बाद तो दनादन बंदूकें चल रही थी, तोपे आग बरसा रही थी। कोंडाना किले के ऊपर बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया था। सारे मुगल सरदार अपने तंबुओं से बाहर आ गए थे। अपना कलेजा संभालकर वह कोंडाना किले पर से आ रहे भयानक आवाजें सुन रहे थे। बिल्कुल ही घमासान चल रहा था। अब तरबियत खान बिल्कुल ही जिंदा वापस नहीं आ सकता, इस बात का उन्हें अब पूरा यकीन ही हो गया था। और ऊपर कोंडाना किले में अंधेरे में तरबियत खान ने 25,000 रुपयों से भरी थैली बालाजी विश्वनाथ के हवाले की और मराठाओं ने उन 3 शाही हाथियों को तरबियत खान के हाथों दे दिया और घमासान चली नकली लड़ाई खत्म हो गई। अब तरबियत खान जीत चुका था। तरबियत खान बड़े जोश से ही अपने फतेह के नारे लगाते हुए नीचे आ रहा था। अपनी गर्दन ऊपर उठाकर सीने को बिल्कुल चौड़ा कर कर तरबियत खान जोश से चल रहा था और उसके पीछे वह 3 शाही हाथी चल रहे थे। शाही हाथी के पीछे तरबियत खान के विजयी सिपाही 200 सिपाही तरबियत खान और आलमगीर औरंगजेब के नाम से नारेबाजी कर रहे थे, उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फिर तरबियत खान ने बड़े अभिमान से वह 3 हाथी मनपसंद, सूरत सुंदर और दुश्मन कुश को औरंगजेब की खिदमत में पेश किया। औरंगजेब बादशाह बेहद ही खुश हो गया था। उसने उसी वक्त तरबियत खान को एक बड़ी जागीर इनाम में दे दी और इसके अलावा भी उसकी फौज में तरक्की भी कर दी। दोस्तों, उस जमाने में एक सिपाही की पूरे महीने की तनख्वाह 15 रुपए के आसपास रहती थी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लेना कि 25,000 की रकम कितनी बड़ी रकम थी और इतनी मोटी रकम नगद मिलने के कारण और साथ ही वह 3 शाही हाथियों की बला टल जाने के कारण मराठा बड़े ही खुश थे। मुगल सरदार तरबियत खान ने शाही हाथी वापस लाकर मुगलों की शान रखी थी
और अपने इस सरदार तरबियत खान की बहादुरी और साहस के कारण औरंगजेब बड़ा ही खुश था। एक बड़ी जागीर के साथ तरक्की भी मिल गई थी तो तरबियत खान की भी बल्ले बल्ले हो गई थी और कोंढाना किले पर इन 3 शाही हाथियों को मराठाओं की तरफ से सिर्फ सूखा चारा और सूखा अनाज ही खाने को मिल रहा था। लेकिन अब मुगलों के गुट में वापस आने पर अब रसदार मीठे मीठे गन्ने, हरी हरी घास, गुड़ चावल और घी के बनाए लड्डू मिल रहे थे तो वह 3 शाही हाथी भी बड़े खुश थे। तो दोस्तों, इस लंबी कहानी को हम बिल्कुल छोटे में बताए तो अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।